मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट जो पिछला वीडियो था उसमें आपने क्या है कि एसिड बेस की डेफिनेशन और इधर से क्या है कि उनके एग्जांपल और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने बात की थी। अब अपन क्या है कि दोनों की एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन को देखनी है। साल्ट को भी दोनों से अलग रख रहे हैं अपन, साल्ट को एक साथ बाद में पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। नहीं तो बाकी फिर तीन का थोड़ा डिफरेंस ये अलग पड़ जाएगा, ठीक है, इस वजह से। तो अब अपन क्या है कि मतलब दो चीज़ें देखनी है, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एक तो ये है आपके और एक बेस है, ठीक है ना। तो पहले अपन एसिड वालों को ही देख लेते हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, वह है ठीक है ना, ये है रिएक्शन विद मेटल ऑफ एसिड। एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन कैसी होती है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेड केमिकल रिएक्शन है ये, केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल के साथ में रिएक्शन, तो इसके रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले तो अपन। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, ये एसिड लिया HCl, कोई सा भी एसिड लो कोई दिक्कत नहीं है, HCl को इसलिए ले रहे हैं तो क्योंकि इसकी रिएक्शन कराने में अपने को थोड़ा सिंपल रहता है। दूसरी बात आपसे भी मेरा यही कहना है कि मान लीजिए कि वहाँ पर एग्जाम में किसी एसिड का नाम न लेकर के वह क्या है कि मतलब आपको केवल ऐसे कहता है कि एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन करा करके दिखाएं, तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे तो आप HCl के साथ में ही कराने की ज़्यादा ये रखना, क्योंकि इससे क्या है कि मतलब रिएक्शन होने में मतलब कि आपको ज़्यादा कैलकुलेट ये नहीं करनी पड़ती है, ठीक है ना। इस वजह से रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिंक के साथ मेटल है, इसके साथ में रिएक्शन अगर है, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगी, हाइड्रोजन को क्या है कि डिस्प्लेस करेगा जिंक, ठीक है ना। और यानी कि जिंक कहाँ पर चला जाएगा, ये Cl2 के पास में चला जाएगा और ये H2 जो है ये बाहर निकल जाएगी। ये क्या है कि इक्वेशन हो गई। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि जब अपन एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ में कराते हैं तो एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट टाइप की जो रिएक्शन है वो होती है ना। और उस जो मेटल होती है उसका साल्ट बनता है, क्या बनता है, मेटल का साल्ट बनता है। ये मेटल का साल्ट है, ये जिंक साल्ट है, ठीक है ना। इसको अपन क्या कहेंगे, जिंक क्लोराइड, ठीक है ना। इसको अपन जिंक का क्लोराइड के साथ में साल्ट है ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में हाइड्रोजन जो गैस है ना ये रिलीज होगी यहाँ से, ठीक है। तो मतलब कि इसका मतलब यही है कि जब अपन क्या है कि मेटल की रिएक्शन व्हेन द रिएक्ट ऑफ मेटल with an acid, then the metal formed a salt, ठीक है, a salt and produce H2 gas by the acid, ठीक है ना। जो ये क्या है कि एसिड है उसके द्वारा क्या है कि H2 गैस प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना। ये तो इसकी क्या है कि केमिकल रिएक्शन होगी। एक इधर से और भी देखते हैं केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि H2SO4 के साथ ही करा करके देख लो, कोई बात नहीं, वो तो वैसी की वैसी होगी। ये जिंक के साथ में कराएं, जिंक के बजाय आप कोई दूसरे मेटल भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर से क्या है कि अब इसमें भी एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन आयन, इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाएगा, है ना। और ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी इसी तरीके से, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि जब अपन क्या है कि एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ में कराते हैं तो उस मेटल का साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन, ये क्या है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है
कहाँ से, एसिड से, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये इसकी क्या है कि मतलब एक तरीके से रिएक्शन है। अच्छा, अब इस रिएक्शन को मतलब क्या है कि आपकी एक डायग्राम भी है, ठीक है ना, तो उस डायग्राम में एक मतलब एक तरीके से एक्टिविटी है ये, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर इस तरीके से क्या है कि एक स्टैंड है, उसके ऊपर क्या है कि इस तरीके से एक ये लगा रखी है ना, तो अपन ने ठीक इसमें इसको अपन ने कोर्क से बंद कर दिया है ना, और इसके अंदर क्या है कि मतलब कुछ जो पीस हैं वो जिंक के हैं और इसमें एसिड है, ये एसिड, ठीक है ना, ये तो एसिड HCl मान लो और इसको अपन जिंक मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको बंद कर रखा है अपन ने और इसको इधर से ला करके इस नली को अपन इसमें मतलब कि छोड़ देंगे, ओपन करेंगे, और इसमें वाटर भरा हुआ है। ये वाटर इसलिए भरा हुआ है क्योंकि जो भी इधर की तरफ बनेंगे ना कुछ गैसेस, क्योंकि आप ध्यान है कि केमिकल रिएक्शंस में गैस का इवोल्यूशन भी होता है, तो यहाँ पर गैस का अगर इवोल्यूशन होगा तो यहाँ पर मतलब क्या है कि पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही इधर की तरफ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस के बारे में आप जानते हैं, गैस मतलब यहाँ से फ्री होगी और वो क्या है कि मतलब क्या है कि इधर की तरफ आएगी, यहाँ से निकलेगी तो अपने को बुलबुले नजर आएंगे, बबल्स, ठीक है ना। ओके, बबल्स नजर आएंगे। और अब ये गैस जो है, गैस तो निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये गैस हाइड्रोजन ही है कि या नहीं है या कोई दूसरी गैस है, तो उसके टेस्ट के लिए अपन यहाँ पर एक तरीके से जलती हुई जो क्या है कि तिल्ली है, मोमबत्ती है, ठीक है ना, उसको लेकर के जाएंगे और वो क्या है कि पॉप साउंड के साथ में, यानी कि यहाँ पर जलेगी ये, ठीक है ना। ये गैस जो है ना यहाँ पर ऊपर आएगी तो इसके साथ में मतलब कि पॉप साउंड के साथ में जलेगी, बर्न होगी। तो पॉप साउंड के साथ में अगर जलती है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है ना, कि जब कोई भी एक मेटल है ना, ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इस तरीके से रिएक्शन दे दी, यहाँ पर एक ए दे दिया, यहाँ पर ये जिंक लिख दी है ना, और यहाँ पर ये क्या है कि जिंक क्लोराइड दे दिया, और यहाँ पर क्या है कि कोई गैस दे दी है, ठीक है। आगे बात समझिए। अब आपको मतलब क्या है कि ये अनकम्प्लीट रिएक्शन है, इसको कंप्लीट करवाएगा, तो आपसे ये कहेगा ये कि ये गैस है जो ना, ये गैस पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है जब अपन क्या है कि यहाँ पर क्या है कि कैंडल को लेकर के जाते हैं, जलती हुई कैंडल को लेकर के जाते हैं। तो पहचाने कि ये गैस कौन सी है, और दूसरी बात इस केमिकल रिएक्शंस को भी आप क्या है कंप्लीट कीजिए। तो पहले तो इस गैस को पहचानेंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे कि जब पॉप साउंड के साथ में गैस जलती है तो इसका मतलब ये डेफिनेट है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ आपकी कंप्लीट हो गई। और दूसरी बात फिर अब यहाँ पर तो ये जिंक है, दोनों की रिएक्शन करा करके आप इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे, HCl लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको सभी तरह से क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब ये सारा क्वेश्चंस वगैरह ये सब बताने कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन स्कूल में बात करें, स्कूल में मैं इन चैप्टरों को दोबारा से पूरा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से अभी पढ़ें, ठीक है ना। वहाँ पर तो केवल ऐसे जो क्वेश्चंस हैं और जो मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, केवल सब दो दिन एक चैप्टर को दूंगा, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई पहली वाली एसिड की, ठीक है ना। दूसरी देखो, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट ऑफ एसिड, मतलब मेटल कार्बोनेट के साथ, और मेटल कार्बोनेट के साथ में आप मेटल बाइकार्बोनेट भी ले लो, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे लिख लें, इसे ऐसे कर लें, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, ऑफ एसिड, मतलब कि मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, दोनों के साथ में रिएक्शन, ये मेटल कार्बोनेट,
और ये मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। ये तो यहां पर ये बाय का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब कि मेटल और कार्बोनेट के बीच में अगर हाइड्रोजन है ना तो उसको अपन मेटल बाइकार्बोनेट कहेंगे, है ना। और मेटल के साथ में अगर डायरेक्ट कार्बोनेट जुड़ा हुआ है तो उसको मेटल कार्बोनेट ही कहेंगे। जैसे ये Na2CO3 ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक है ना। इसको अपन क्या है कि सोडियम कार्बोनेट भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सोडियम कार्बोनेट भी, मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। इसी तरीके से ये तो मेटल कार्बोनेट एक कॉमन नाम है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मेटल कार्बोनेट होते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी क्या है कि यहाँ कि आप और भी देखेंगे आप मेटल कार्बोनेट, ये MgCO3 है, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये भी मेटल कार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट तो एक कैटेगरी है, ठीक है ना। और ये इनके ये पर्टिकुलर मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है ना, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, वो है। ओके, तो जैसे अब यानी कि अब बाइकार्बोनेट ये मेटल और ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, मतलब मेटल और कार्बोनेट के बीच में अगर हाइड्रोजन है तो उसको अपन क्या कहेंगे? मेटल बाइकार्बोनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये मेटल बाइकार्बोनेट, तो इन दोनों का एक फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। अब दोनों के साथ में रिएक्शन करा करके देखते हैं अपन मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन। तो ये मेटल कार्बोनेट के साथ में जब अपन किसी भी एसिड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, HCl की रिएक्शन कराएं तो वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगी, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस करेगा, ये सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना, एक तरीके से। तो यानी कि क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, मगर यहाँ पर ध्यान दीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी एक तरीके से, मगर इसको डबल डिस्प्लेसमेंट में अपन कन्वर्ट डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं करनी है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? CO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस ये निकलेगी, ठीक है ना। ये Na2 है यहाँ पर, तो इसको भी 2 कर दीजिए। Cl 2 हो गए हैं तो इसको भी यहाँ पर 2 कर दीजिए, Cl को, हाइड्रोजन ये 2 हो गए, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर एक तरीके से हाँ अब ये सही है, यहाँ पर क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। इस केमिकल रिएक्शंस को देखिए आप, मतलब क्या है कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर अपन इसके साथ में एसिड के साथ में करवाते हैं तो मेटल का साल्ट तो बनना ही है, ठीक है ना। कॉमन चीजें हैं, क्या बनेगी? मेटल साल्ट बनेगा। जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट का एक ही बिहेव है कि जैसे वो केमिकल रिएक्शन से अगर फ्री होती है ना तो वो कहेंगे अपने स्टेबल कंपाउंड में चेंज होती है, और उसका स्टेबल जो कंपाउंड है ना वो CO2 होता है, ठीक है ना। तो यानी कि CO2 में कन्वर्ट होगी, इसका एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। तो ये इस तरीके से, इसी तरीके से आप मेटल बाइकार्बोनेट की अगर रिएक्शन देखो तो मेटल बाइकार्बोनेट HCl के साथ में रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है ना। वही NaCl कार्बोनेट CO2 में टूटेगा और प्लस बचे कौन? अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, और जिसकी ऑक्सीजन, तो ये कहने की यहाँ पर क्या बनेगा? H2O। जहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिलीज हो रहे हैं तो वहाँ पर H2 ही बनता है, ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है ना। और जहाँ पर कार्बोनेट है, ठीक है, तो वो कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, या फिर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट फॉर्म में ले रहे हैं तो उधर की तरफ प्रोडक्ट फॉर्म में कार्बोनेट बनेगा। ये एक दूसरे का अल्टरनेट है, मतलब कि आपने रिएक्टेंट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड लिया है तो उधर की तरफ प्रोडक्ट फॉर्म में किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रख लेना। ये आपके 10th क्लास के बेस के अनुसार है, डायरेक्ट याद रखो इसको इस तरीके से कि कार्बोनेट है और इधर की तरफ अगर कार्बोनेट है केमिकल इसमें रिएक्टेंट में तो आपको इधर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करा देना है बिना सोचे समझे। ये इनके स्टेबल कंपाउंड है। कार्बोनेट जब भी कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट होता है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रही है तो आपको बिना सोचे समझे दोनों को मिला करके H2O ही बनाना है, ठीक है ना।
बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो केमिकल रिएक्शंस हुई। अच्छा, अब इन केमिकल रिएक्शंस को एग्जाम में पूछने का पर्पज भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है ना। इस वजह से ये केमिकल रिएक्शंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस ये है इनकी, वो ये है कि इनका उपयोग जो अपन क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें करते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, जिससे उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग मतलब कि फायर को स्टॉप करने के लिए, बुझाने के लिए किया जाता है, उसके ऊपर स्प्रे करके। आपने रेड कलर के जो क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, स्कूल में भी है, ठीक है ना। उनके अंदर ये केमिकल भरे रहते हैं, जबकि उनके ऊपर हीट मारी जाती है ना। मतलब क्या होता है, एक तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है ना। अब ये ऊपर से इस तरीके से जो भी है, अब यहाँ पर क्या है कि एक सबसे पहले एक यहाँ पर है ना, ये सोडियम जो कार्बोनेट है ना, ये भरा रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे की तरफ कौन भरा रहेगा, यानी कि HCl। ये दोनों पहले तो अलग ही होते हैं, मगर फिर यहाँ पर क्या है कि एक बटन होता है ऊपर, ठीक है ना। इस बटन के और इसकी क्या है कि कुछ नीचे से तिकोना होता है, शार्प, ठीक है ना। जैसे अपन इसको हीट करते हैं ना, तो ये थैली क्या हो जाती है, फट जाती है, फट के ये इसमें आ करके गिर जाता है HCl में, और फिर ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन होती है तो अपने पास में जो भी वो नली है ना, उसको ऑन करेंगे और उससे होकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसको अपन आग इसके फायर के ऊपर स्प्रे करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे, बुझाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर में इसका उपयोग किया जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर की एक तरीके से मैकेनिज्म है, ठीक है ना। ओके, अब अगला जो टॉपिक है आपके पास में, वह है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मतलब क्या है? मतलब एसिड क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं केमिकल रिएक्शंस में। अब सिंपल सी बात है कि जो कोई भी एसिड केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन आयन को जितना अधिक फास्टली दे रहा है, ठीक है ना, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि हाइड्रोजन आयन के देने की जो क्या है कि कैपेसिटी है, उसके देने की जो स्पीड है, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, उस अगर वो स्लो दे रहा है तो वीक एसिड, और अगर फास्टली दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। तो कोई भी एसिड अगर क्या है कि केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन को अगर फास्टली प्रोवाइड करता है तो उसको अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर स्लोली प्रोवाइड करता है तो उसको कहते हैं अपन वीक एसिड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। जब भी अपन इनको केमिकल रिएक्शंस में ले जाएंगे तो केमिकल रिएक्शंस में ये हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस ये देगा, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन प्लस को ये फास्टली देता है, और ये भी H2 प्लस को और इधर से क्या है कि SO4 माइनस ये प्रोवाइड कर देता है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस देता है, ठीक है ना, फास्टली H+ और NO3 ये इस तरीके से, ठीक है ना। मगर ये इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल जैसे CH3COOH है, ठीक है ना, ये वीक एसिड है। क्यों है वीक एसिड? जैसे ही इनको अपन क्या है कि केमिकल रिएक्शंस में लेकर के जाएंगे, इधर देखिए, इनको जब अपन केमिकल रिएक्शंस में लेकर के जाएंगे तो इनका क्या बिहेव होता है वो ध्यान रखिएगा आप। ये क्या है कि मतलब इस तरीके से हाइड्रोजन प्लस आयन में नहीं टूटते हैं, ये क्या है कि H3O प्लस और प्लस है ना, इधर से CH3COO माइनस, ये क्या है कि इस तरीके से आयन टूटते हैं इसके। मतलब एक तरीके से ये हाइड्रोजन जो प्लस है ना, ये टूटेगा तो सही, मगर यानी कि ये क्या है कि हाइड्रोजन प्लस सॉल्यूशन में क्या कर लेता है, इस तरीके से H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ये H3O प्लस आयन जो है, मतलब कि हाइड्रोजन डायरेक्टली मतलब कि फ्री ना हो करके पहले किस फॉर्म में फ्री होता है, H3O आयन प्लस फॉर्म में, फिर इस H3O प्लस आयन से ही ये बाद में किस में कन्वर्ट होगा, H2O प्लस हाइड्रोजन में, इस तरीके से।
तो यानी कि एक तरीके से मीडिएटर फॉर्म में बीच में बन जाता है H3O+ आयन। इस वजह से क्या है कि मतलब हाइड्रोजन की जो देने की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जबकि ये डायरेक्टली हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोवाइड कर देते हैं। इस वजह से ये फास्टली देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछने का एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि वीक एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन आयन प्लस केमिकल रिएक्शंस में स्लो प्रोवाइड करते हैं या स्लो देते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि फास्टली देते हैं। तो क्यों देते हैं, तो उसका आपको कारण क्या देना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो मतलब कि आपने H+ को जो भी नॉन मेटेलिक जो ग्रुप है उसको क्या है कि मतलब एक तरीके से डायरेक्टली फ्री कर देते हैं, मतलब कि एक तरीके से आयनों में वो टूट जाता है, स्प्लिट है ना, स्प्लिट हो जाता है। जबकि जो वीक एसिड होते हैं ना, ये पहले क्या है कि मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में क्या करते हैं, H3O+ आयन का फॉर्मेशन करते हैं और फिर बाद में H2O+H आयन देते हैं। इस वजह से क्या है कि मतलब ये हाइड्रोजन स्लो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम, तो ये क्या है कि मतलब आंसर होगा, ठीक है ना। दूसरी बात अपन क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो ये क्या है कि मतलब फास्टली मतलब क्या है कि एक तरीके से जो आयंस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब फास्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर भी हाईली होंगे, ज़्यादा मतलब, ठीक है ना, हाई कंडक्टर होंगे, जबकि ये वीक कंडक्टर होंगे। कंडक्टर तो होंगे मगर कि ये एक तरीके से लो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होंगे, जबकि हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर होंगे, ठीक है ना। कंडक्टर तो दोनों ही हैं, ठीक है ना। ओके, ये इनके क्या है कि मतलब दोनों का आपके सामने एग्जाम्पल हुए और इनको भी